हाल ही में मुझे कोरिया के एक कल्चरल सेंटर, एक सकाफ़ती सेंटर में एक तकरीब में हिस्सा लेने का मौका मिला। तो मैंने सोचा कि ये एक कोरिया के नज़रिए से कितनी अच्छी सफारतकारी है। हमने उनका रवायती लिबास पहना, हामबॉक, फिर हम बैठे हैं ऐसे कुशन पे बड़ी मुश्किल से चाय पीने, कोरिया की चाय पीने। पूरी बाकायदा सेरेमनी थी। एक उस्ताद आई हुई थी, वो हमें बता रही थी कि चाय ट्रेडिशनली कैसे पी जाती थी कोरिया में। आप सब ज़ाहिर ज़मीन पे बैठे, हम ऐसे छोटे स्नैक्स, कुछ छोटे मोटे स्नैक्स दिए हैं, लवाजमात जो चाय के साथ होते हैं, और फिर चाय पीने के भी कुछ असूल होते हैं, उनको कैसे फॉलो करते हैं। और आपस की बात है, आजकल कोरिया में कोई भी इस तरह चाय नहीं पीता, लेकिन ये एक तकरीब उन्होंने रखी। हमने पैसे दिए इसके, सब ने जाके पहले इनके लिबास पहने किराए पे और फिर हम ऊपर गए किचन में चाय पीने। तो ये देखें, एक केटली से इस वाले पॉट में गर्म पानी डालते हैं। ग्रीन टी थी जो हमने पी। फिर उसको जो है दोनों हाथ से पकड़ना होता है, जैसे टीचर हमें बता रही हैं कि आप दोनों हाथ से पकड़ के उसको जो कप है या प्याली है उसमें डालिए, और फिर प्याली को भी दोनों हाथ से पकड़ना होता है और 3 घोंट में पीना होता है। भाई बहुत सब्र चाहिए चाय पीने के लिए। मैंने गलती से एक ही घोंट में पी लिया कप में, क्योंकि प्यास बहुत लग रही थी। तो ये बस एक तरीका है, एक उनको अपना कल्चर प्रमोट करने का। हम सब आएँ, तस्वीरें लें, खुशी खुशी चाय पी, हर जगह इनकी तस्वीर डालेंगे अपनी सोशल मीडिया पे। हम जो हैं वो इसके बारे में बात करेंगे, दूसरे लोग देखेंगे, तो एक कोरिया का कल्चर प्रमोट होगा। और मैं यही सोचती हूँ, ये चीज़ जो है पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स क्यों नहीं कर सकते हैं। तो चाय हमारी ख़त्म हो गई है, और क्लास में जब टीचर हैं हम उनका शुक्रिया अदा करेंगे, और अब हम सब नीचे जाके वापस अपने कपड़े चेंज करेंगे, क्योंकि ये हामबॉक बहुत महंगे होते हैं, सब ने किराए पे लिए हुए थे। तो एक अच्छी सिफारतकारी हो गई खाने के ज़रिए। अच्छा, यही फिर मस्जिद वगैरह में भी हम लोग देखते हैं रमज़ान में। पाकिस्तान में तो इतना नहीं, लेकिन अमेरिका में और फिर कोरिया में भी, कि पाकिस्तानी फैमिलीज़ बहुत अच्छे अच्छे खाने बना के लाती हैं, तरह तरह की एक्टिविटीज़ करती हैं खाने पे मबनी, दूसरी कम्युनिटीज़ के लिए। जैसे दूसरे मुस्लिम ममालिक के लोग होते हैं वो बड़ा इम्प्रेस होते हैं, कहते हैं कि पाकिस्तानी बड़े दिल खोल के खाना अफ्तार बनाते हैं हमारे लिए। तो क्यों ना इसको हम थोड़ा सिफारतकारी में ले जाएं। इसको कहते हैं फूड डिप्लोमेसी, यानी कि आप पकवान के ज़रिए, खानों के ज़रिए सिफारतकारी करें। है तो ये भी एक सॉफ्ट पावर का ही तरीका। अगर आप देखें तो पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स पे अक्सर शिकायत होती है लोगों को कि अच्छी कस्टमर सर्विस नहीं होती, बहुत सड़ियल एटीट्यूड होता है, रवैया अच्छा नहीं होता, सफाई का ख्याल नहीं रखते हैं। पता नहीं क्या, या तो सब कहते हैं कि सही से बजटिंग नहीं कर पाते, गुर्बत बहुत है, या जो है बस समझ नहीं आती कि खाना बना के पेश कैसे करना है। तो उस हिसाब से मैं कुछ टिप्स बता रही हूँ, आप अपने किचन में आदत डालें, ताकि जब रेस्टोरेंट खोलना पड़े तो आपको जो है वो आपकी आदतें हों, तो आपका रेस्टोरेंट भी अच्छा चले। मुस्कुरा के लोगों को खाना खिलाना, और किचन में सफाई और हाइजीन का ख़ास तौर पे ख्याल रखना। तो सबसे पहला जो टिप है वो है कि आप एक ही बर्तन में 2 चीज़ें पका सकते हैं, बशर्त कि आपके घर में कोई वेजिटेरियन हो और उसको गोश्त पका हुआ पतीली नहीं, मतलब बिल्कुल नहीं टच करना चाहते, क्योंकि ये तो वही बात हो गई ना, हम सूअर नहीं खाते और कोई उस पतीली में सूअर बनाए और उसी पतीली में फिर वो चिकन बना के हमें खिलाए, हमें तो नहीं अच्छा लगेगा ना। एटलीस्ट धो दें पतीली को बीच में। इस पतीली में मैंने सब्ज़ी का सालन बनाया है, और एक दफ़ा ये बन गया तो फिर पतीली को खाली कर दिया मैंने। अब इसमें मैं चने की चाट बनाऊंगी। और फ़ौरन बनाया, ये नहीं कि आप छोड़ दें फिर बैक्टीरिया लग जाता है। अभी फ़ौरन पका था, फ़ौरन दूसरी चीज़ डाल दी, तो इससे क्या होता है कि मेरे बर्तन धोने के पानी बच गया, और बर्तन साफ़ करने में जो मेहनत लगनी थी वो मजदूरी बच गई। घर में तो ठीक है, लेकिन रेस्टोरेंट में अगर जायका थोड़ा इधर उधर लग जाए तो ज़रा मसला हो जाएगा कस्टमर के साथ, ठीक है। तो ज़रा देख के घर वाला टिप है ये।
अच्छा, दूसरा जो है वो कच्चे गोश्त के हवाले से है। ये मैंने खुद अमेरिका में रह के सीखा है, घर में इतना नहीं सीखा था पाकिस्तान में, कि आपको कच्चे गोश्त को बहुत उसको साफ़ बहुत उसके बाद सफाई की ज़रूरत होती है। आप अगर कच्चे गोश्त को हाथ से छू रहे हैं तो अपने हाथ को से दूसरी चीज़ें मत छुएं, जो बैक्टीरिया होता है वो लग जाता है हर जगह। जिस छुरी से आपने अगर कच्चे गोश्त को काटा है तो उस छुरी को भी जो है आप उससे कुछ और नहीं काटें, उसको फिर पतीली वो सिंक में डाल दें। जिस कटिंग बोर्ड पे आपने कच्चा गोश्त काटा है उस कटिंग बोर्ड को भी जो है आप फिर धोने के लिए डाल दें, या तो पहले उस पर सब्ज़ी वगैरह काट दें। अब शायद मैं ज़्यादा सोच रही हूँ, लेकिन अमूमन क्या होता है वो सब्ज़ी और गोश्त अगर एक ही पतीले में जा रहा है तो चले खैर है, लेकिन रेस्टोरेंट वगैरह में अगर आप देखें तो इतनी इतनी सब्ज़ी तो बल्क में काट के रखते हैं ना, तो उसमें जो है वो हमेशा कहते हैं डिश आप जो है अपने कटिंग बोर्ड और छुरियाँ बिल्कुल अलग रखो। तो मैं इसको तो खैर कटिंग बोर्ड को फ़िलहाल डिश वॉशर में डाल रही हूँ, और चूँकि मैंने अपने हाथ से भी जो है छुआ है कच्चे गोश्त को, तो मैं फ़ौरन हाथ धोऊंगी साबुन से, ना कि मैं मतलब 10 जगह हाथ लगाऊं अपना, हर जगह बैक्टीरिया फैल जाएगा। अच्छा, एक और टिप जो है वो शायद अगेन हम शायद कंजूसी में नहीं कर पाते हैं कि हम छुरियाँ चाकू सब तेज़ रखें और अच्छे अलग अलग रखें। ये सिर्फ कच्चे गोश्त की बात नहीं है, जैसे मैं टमाटर काट रही हूँ इसके लिए मैंने ये वाली छुरी यूज़ की। अब इसी छुरी से अगर मैं आलू छीलने की कोशिश करूँ तो आलू छिल नहीं रहा अच्छे से, तो ये मैंने अलग से पीलर है आलू के लिए रखा हुआ है। इससे आलू बहुत जल्दी छल जाता है और आसानी से छलता है, हाथ पे ज़ोर भी नहीं पड़ता, कलाई पे ज़ोर नहीं पड़ता। तो इससे क्या होता है मेरा खाना जल्दी बन जाएगा, कम मेहनत के साथ, अच्छा मूड रहेगा, मैं खुशी खुशी लोगों को खाना खिलाऊँगी। अच्छा, अब बात आई आलू को काटने की, तो अब यही छुरी अगर मैं इस्तेमाल करूँ तो मेरी कलाई पे बहुत ज़ोर पड़ा है क्योंकि बहुत पतली छुरी है। तब इसके लिए मैंने एक मोटी बड़ी सी छुरी रखी हुई है तेज़। अब अल्लाह ना करे आपके घर में कोई कपटी इंसान हो जिससे आपको डर हो कि वो छुरी से मारे, तो फिर छुरी ऐसी तेज़ मत रखें। लेकिन अगर ऐसा कोई डर खौफ नहीं है तो फिर आप छुरी रख सकते हैं और उसको जो है उससे फिर अपना आलू या जो मतलब सही जो कट लग सकता है उससे मतलब फिर सब्ज़ी वगैरह काटें, सब्ज़ी गोश्त। तो छुरी चाकू ज़रा अच्छा अपना रखें, आसान हो जाता है उससे खाना बनाना। और ये छुरी तेज़ करने के लिए मैंने घर में रखा हुआ है, इससे भी आसानी हो जाती है, फिर कहीं ले जाना नहीं पड़ता छुरी तेज़ कराने के लिए। फिर एक और चीज़ जो बहुत से लोग नहीं समझते वो है तेल, गंदा तेल उसको कहाँ डालना है। अक्सर और बेशतर लोग सिंक में डाल देते हैं, लेकिन आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं करें। और इसकी सिर्फ वजह ये है कि ये तेल जो है ये सिंक में जाके जम जाता है, सख्त हो जाता है और फिर ब्लॉक हो जाता है आपका सिंक जो है, वो नाली उसकी फंस जाती है। फिर प्लम्बर को बुलाओ, खोलो सब, तो बहुत मेहनत का काम होता है और पैसे भी खर्च होते हैं ना, ज़ाहिर है। और अगर आप रेस्टोरेंट चला रहे हो पूरा, सोचें बार बार रेस्टोरेंट में आपकी नाली फंस रही है, बदबू कितनी फैलती है किचन में। इसका एक हल ये है कि आप तेल को टिशू से पोंछ लें या कोई पुराना कागज़ उससे पोंछ लें और कचरे में फेंक दें, या अगर बहुत ज़्यादा तेल बन रहा है तो उसको अलग से किसी डब्बे में जमा करें और फिर वही बात कचरे में फेंक दें। अनलेस कि आप जहाँ रहते हो वहाँ पे इसका कोई कानून है कि क्या करना है, किस तरह अलग से डालना है। अगर नहीं है तो फिर ये आम कचरे में ही जाएगा। इसको सिंक में नीचे नहीं फेंके, तेल नहीं टूटता, इससे नाली फंसती है। अच्छा, जो आखिरी चीज़ है मैं जो मशवरा दूंगी वो ये है कि बाल अपने ढक लिया करें खाना बनाते हुए। अब ये मेरे साथ भी बहुत होता है क्योंकि मैं फ़ीड भी करा रही हूँ बेबी को, बाल टूटते बहुत हैं, खाने में गिर जाते हैं। और अगर किसी के सामने खाने में से बाल निकले, जो शर्मिंदगी होती है ना भाई, उसका तो अलग ही कोई मतलब उसका कोई हिसाब नहीं है। तो सोचें अगर आप रेस्टोरेंट में या आप कोई सिफारती तकरीब कर रहे हैं, उसमें आपका खाने में से बाल निकला, कितनी घिन आएगी दूसरों को, क्या इंप्रेशन जाएगा हम पाकिस्तानियों का। ये मैंने एक दफ़ा गुलाबी कश्मीरी चाय बनाई थी, कराची में जैसे हम बनाते हैं मीठी, जो असल कश्मीरी होते हैं वो इसको नमकीन पीते हैं, लेकिन मैंने बनाई थी, कोरियन लोगों को बहुत पसंद आई थी। वैसे तो कितनों को पता ही नहीं था कि इलायची क्या है। तो ये थे कुछ टिप्स और थोड़ा एक कॉन्सेप्ट फूड डिप्लोमेसी का। थोड़े से शायद हमें बेहतर ऑर्गेनाइज होने की ज़रूरत है, अपने आप को प्रमोट करने की ज़रूरत है, कोई और हमें नहीं प्रमोट करेगा। तो उम्मीद है कि कुछ शायद आपको इससे सीखने को मिला हो। अपने मुल्क की तरक्की के लिए काम करें। शुक्रिया।